लगभग 6 घंटे बाद अमेरिका में एक जरूरी मीटिंग होने वाली है जिसमें भारत के विदेश मंत्री एस जयशंकर और अमेरिकी विदेश मंत्री एंथनी ब्लिंकन शामिल होंगे। दोनों विदेश मंत्रियों के बीच ये मुलाकात बहुत बड़ी है क्योंकि कनाडा विवाद के बाद पहली बार दोनों देशों की द्विपक्षीय मीटिंग होने वाली है। इस मीटिंग का एजेंडा क्या है, इस रिपोर्ट में देखिए। रात 12 बजे जयशंकर और ब्लिंकन की न्यूयॉर्क में मीटिंग होगी। दोनों लीडर्स तस्वीरें भी खिंचवाएंगे पर मीडिया से कोई सवाल नहीं लेंगे और इसकी वजह है भारत कनाडा के बीच चल रहा खालिस्तान मुद्दा। जयशंकर और ब्लिंकन की मीटिंग आतंकी निज्जर पर कनाडा के आरोप लगाने से पहले ही तय थी, पर अब ये माना जा रहा है कि इस मुलाकात में खालिस्तान भी एक बड़ा टॉपिक हो सकता है। क्या दोनों नेता मिलकर खालिस्तान पर कोई फैसला लेने वाले हैं और क्या यही वजह है कि अमेरिका का विदेश मंत्रालय खालिस्तान से जुड़े मुद्दे पर कमेंट करने से बच रहा है? Has India asked United States to ban Khalistan operations in United States? I'm not going to read out any private diplomatic conversation. जयशंकर ब्लिंकन की मीटिंग का एजेंडा क्या है, इसको लेकर अमेरिकी विदेश मंत्रालय ने अभी तक कोई बयान नहीं दिया है। निज्जर मामला सामने आने के बाद से अमेरिका खालिस्तान के मुद्दे पर बयानबाजी से परहेज कर रहा है। हालांकि विदेश मंत्री एस जयशंकर ने पहले यूएन और फिर न्यूयॉर्क में अपने बयानों के जरिए भारत का रुख इस मामले पर साफ कर दिया है। विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन के साथ मुलाकात से पहले विदेश मंत्री डॉक्टर एस जयशंकर ने क्या कुछ कहा और अमेरिका को क्या संदेश दिया, वो भी जानना जरूरी है। One, we told the Canadians that this is not the government of India's policy. If somebody gives us specific or relevant information, we're prepared to look at it. फिलहाल खालिस्तान पर अमेरिका से आए संकेतों के अलग अलग मतलब निकाले जा रहे हैं। माना जा रहा है अमेरिका चाहता है कि भारत कनाडा मिलकर अपने विवाद को सुलझा ले। अमेरिका ने इससे पहले कनाडा की जांच में भारत से सहयोग करने की अपील भी की थी। पिछले एक हफ्ते में जयशंकर और ब्लिंकन की ये दूसरी मुलाकात होने वाली है, इसलिए वॉशिंगटन में सब यही सवाल पूछ रहे हैं कि क्या दोनों नेताओं की पिछली मीटिंग में भी खालिस्तान पर कोई बात हुई। Jaishankar in New York for the Quad meeting, did he raise the issue of Canadian allegations with the India? Did he raise the issue of what? The Canadian allegations? No, not in that meeting. It was that was not a bilateral meeting. It was a meeting of a number of countries, and it did not come up in that meeting. But we have engaged with our Indian counterparts on this issue and urged them to fully cooperate with the Canadian investigation. जयशंकर सिर्फ ब्लिंकन ही नहीं, बाइडेन प्रशासन के बाकी सीनियर अधिकारियों से भी मिलेंगे। इस बीच अमेरिका में भी खालिस्तान आंदोलन पर उंगलियां उठ रही हैं और सवालों के जवाब देने में बाइडेन प्रशासन को भी दिक्कत हो रही है। How United States see this Khalistan campaign, because all their operations are managed by a US-based advocacy group, Six for Justice. I just don't have any comment on that. Sorry. अमेरिका की सरकार खालिस्तान पर बयान देने से क्यों बच रही है, उसकी वजह समझिए। सूत्रों के मुताबिक खालिस्तानी आतंकवादी G20 समिट के दौरान दिल्ली के एयरपोर्ट और मेट्रो स्टेशनों को टारगेट करना चाहते थे। खालिस्तानी आतंकी गुरपतवंत सिंह पन्नू ने ऑडियो मैसेज भेजकर दिल्ली एयरपोर्ट, मेट्रो स्टेशनों और उन होटलों को निशाना बनाने के लिए कहा था जिसमें G20 समिट के दौरान डेलीगेट्स मौजूद थे। ये खुलासा G20 सम्मेलन के ठीक पहले हुई एक मीटिंग में हुआ जिसमें देश की तमाम सुरक्षा एजेंसियां शामिल थीं। आतंकी पन्नू इस धमाके के लिए गैंगस्टर मनप्रीत सिंह पीटा की मदद ले रहा था, जिसे 11 अगस्त को NIA ने फिलीपींस में गिरफ्तार किया और फिर उसे भारत ले आई। भारत ये बात कई बार कहता रहा है कि दुनिया के दूसरे देशों में भी खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों की मौजूदगी चिंता का सबब है। इस मामले को लेकर भारत ने अपने पश्चिमी दोस्त देशों को कई बार चिट्ठियां भी लिखी हैं और इन्हीं चिट्ठियों की अनदेखी करना भारत और कनाडा के बीच कूटनीतिक रिश्तों में आई खटास का एक प्रमुख कारण है। अमेरिका के विदेश मंत्री टोनी ब्लिंकन के साथ भारत के विदेश मंत्री की मुलाकात में एक अहम एजेंडा इन खालिस्तानी अलगाववादी आतंकियों को मिल रही पनाह का भी होगा। ऐसे में देखना होगा कि टोनी ब्लिंकन और जयशंकर की मुलाकात से क्या अहम फैसले निकलकर सामने आते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, जी मीडिया। जिस खालिस्तानी आतंकवादी को लेकर कनाडा सरकार ने विवाद शुरू किया है, उस पर कनाडा की मीडिया ने ही बड़ा खुलासा किया है। आतंकी निज्जर के बेटे ने बताया है कि उसके पिता कनाडा के खुफिया अधिकारियों से लगातार मुलाकात करते थे। दावा है कि हफ्ते में 1 या 2 बार कनाडा की खुफिया एजेंसी CSIS के अधिकारियों से निज्जर की मीटिंग होती थी। तो क्या कनाडा की सरकार निज्जर को अलर्ट कर रही थी? 20 जून को भी निज्जर और खुफिया एजेंट्स की मुलाकात तय थी, पर उससे ठीक पहले 18 जून को हत्या हो गई। फरवरी 2023 से निज्जर और खुफिया अधिकारियों का मिलना जुलना शुरू हुआ था और करीब 1 साल पहले कनाडा की पुलिस ने निज्जर की हत्या का अंदेशा जताया था। निज्जर के बेटे का दावा है कि उसके पिता को खुफिया अधिकारियों ने घर में ही रहने के लिए कहा था।
इन बातों से ऐसा लग रहा है मानो जस्टिन ट्रूडो की सरकार ने कनाडा में बैठे खालिस्तानियों को खुफिया एजेंसी की सुरक्षा दी हुई है। कनाडा के अधिकारियों और भारत के मोस्ट वांटेड आतंकियों के बीच आखिर क्या मामला है, निज्जर को क्या जानकारियां जाती थी, इसके बारे में कनाडा को अब अपना पक्ष साफ करने की जरूरत है। आज गनर्स डे है और इस दिन को भारतीय तोपखाना अपने रेजिंग डे के तौर पर मनाती है। भारतीय सेना का तोपखाना अब 197 साल का हो चुका है। 28 सितंबर 1827 को भारत की पहली आर्टिलरी यूनिट की स्थापना हुई थी। साल 1827 में इस रेजिमेंट का नाम 5 माउंटेन बैटरी था। अब इसका नाम 57 फील्ड रेजिमेंट है। हर साल भारतीय सेना के तोपखाने के शहीदों को श्रद्धांजलि देने के लिए गनर्स डे मनाया जाता है। और देश की सुरक्षा से जुड़ी इस एक्सक्लूसिव रिपोर्ट में देखिए भारतीय सेना की बड़ी ताकत। भारत की तोप सीमा पार बैठे दुश्मन में खौफ। भारतीय सेना के तोपखाने का मुख्य हथियार अब 155 मिलीमीटर की तोपें ही होंगी। 2040 तक भारतीय सेना के तोपखाने की सारी तोपें इसी कैलिबर की ही होंगी। आसान शब्दों में 155 मिलीमीटर की तोपों का मतलब है बड़ा धमाका, सटीक निशाना और दुश्मन में तबाही फैलाने की मारक क्षमता। 155 मिलीमीटर कैलिबर की तोपें कितनी कारगर होती हैं, इसका अंदाजा भारतीय सेना और पूरे देश को 1999 में करगिल युद्ध के दौरान लगा था, जब ऊंचे पहाड़ों पर बैठे पाकिस्तानी घुसपैठियों पर 155 मिलीमीटर की बोफोर्स ने लगातार फायर किए थे। बोफोर्स के भारी गोलों ने पाकिस्तानी घुसपैठियों के मजबूत मोर्चों को चकनाचूर कर दिया था। पिछले एक दशक में भारतीय सेना में 4 तरह की तोपें शामिल हुई हैं और ये चारों ही 155 मिलीमीटर कैलिबर की ही हैं। सेना ने M777, अल्ट्रालाइट होवित्जर, K9 वज्र, स्वदेशी धनुष और शारंग तोपों की खरीद की है। सेना के सूत्रों का कहना है कि हाल में 2 तरह की तोपों की खरीद की प्रक्रिया शुरू की गई है और दोनों ही 155 मिलीमीटर कैलिबर की ही है। ये है स्वदेशी एडवांस टोड आर्टिलरी गन सिस्टम यानी ATAGS और माउंटेड गन सिस्टम। सेना ATAGS खरीद रही है जो स्वदेशी कंपनियों से खरीदे जाएंगे। ATAGS 155 मिली कैलिबर में दुनिया में सबसे लंबी रेंज की तोप है जो 48 किलोमीटर तक फायर कर सकती है। माउंटेड गन सिस्टम यानी MGS की जरूरत भारतीय सेना को सबसे ज्यादा है। ऊंचे पहाड़ी इलाकों तक किसी ट्रक के पीछे टो करके तोप को ले जाना खासा मुश्किल होता है, लेकिन MGS में तोप ट्रक में ही लगी होती है, इसलिए पहाड़ी रास्तों में ले जाना भी आसान होता है और उसे तुरंत अपनी जगह से हटाना भी। MGS के लिए भी भारतीय कंपनियों को ही मौका दिया जाएगा। भारतीय सेना के तोपखाने में 155 मिलीमीटर की 4 तरह की तोपों के अलावा सबसे ज्यादा तादाद 105 मिलीमीटर की हल्की फील्ड तोपों की है, जिनकी रेंज 17 किलोमीटर तक होती है और तबाही फैलाने की क्षमता 155 मिलीमीटर से काफी कम होती है। इसके अलावा तोपखाने में 130 मिलीमीटर की रूसी मूल की तोपें हैं जो 4 दशक से ज्यादा पुरानी हो चुकी हैं। इन तोपों को भी बदला जाना है। 122 मिलीमीटर की तोपें भी तोपखाने में है, लेकिन इनकी तादाद बहुत कम है और ये रिटायर हो रही हैं। 300 स्वदेशी शारंग तोपों का ऑर्डर भी दिया जा चुका है। शारंग पुरानी 130 मिलीमीटर की तोपें हैं जिन्हें ऑर्डिनेंस फैक्ट्री बोर्ड ने 155 मिलीमीटर का बनाया है। ये तोपें सेना को मिलनी शुरू भी हो गई हैं। लड़ाई के समय तोपें दुश्मन का सबसे मुख्य निशाना होती हैं, इसीलिए फायर करने के बाद तोपों को अपनी जगह तुरंत छोड़ना जरूरी होता है। K9 वज्र और माउंटेड गन सिस्टम दोनों में ही ये सुविधा है, इसीलिए 100 और K9 वज्र खरीदी जा रही हैं और साथ में माउंटेड गन सिस्टम भी। साथ ही अगर भारतीय सेना के तोपखाने में सारी तोपें एक ही कैलिबर यानी 155 मिलीमीटर की होंगी तो उनके लिए गोलों की आपूर्ति करना भी आसान होगा।
कृष्ण मोहन मिश्रा, जी मीडिया, दिल्ली। पड़ोसी पाकिस्तान ने भीख मांगने में विश्व रिकॉर्ड बना दिया है। इस्लामाबाद से आई एक रिपोर्ट के मुताबिक सऊदी अरब और इराक में 90% से ज्यादा भिखारी पाकिस्तानी हैं। दुनिया के इतने देशों में पाकिस्तान के भिखारी पहुंच गए हैं कि अब ये भी सवाल उठने लगे हैं कि क्या पाकिस्तानी इकोनॉमी भिखारियों के भरोसे ही चल रही है। भीख मांगने में पाकिस्तान ने वर्ल्ड रिकॉर्ड बना दिया है। पाकिस्तानी भिखारियों को देखकर दुनिया हाथ जोड़कर माफी मांग रही है और मुल्क की हकीकत देख सुनकर कुछ पाकिस्तानी शर्म से पानी पानी हो रहे हैं। पाकिस्तान का नाम रोशन करने वाली ये रिपोर्ट पाकिस्तानी सांसदों के सामने पेश की गई। इसमें खुलासा हुआ है कि मिडिल ईस्ट देशों में बड़ी संख्या में पाकिस्तानी भिखारी घूम रहे हैं और वहां गिरफ्तार किए गए 90% पेशेवर भिखारी पाकिस्तानी हैं। इन भिखारियों से परेशान सऊदी अरब और इराक ने तो पाकिस्तान सरकार को फटकार भी लगाई है। पाकिस्तान में वजीर आजम से लेकर जनरल तक सब दुनिया भर में जाकर भीख मांगते हैं। इसलिए पाकिस्तान के आम लोगों के भीख मांगने पर किसी को भी हैरानी नहीं हुई। भीख मांगने के मामले में पाकिस्तानियों का दुनिया में कोई मुकाबला नहीं। यहाँ तक कि मुसलमानों की सबसे पवित्र जगह मक्का मदीना में भी पाकिस्तानी भिखारी और पाकिस्तानी जेब कतरे दोनों मुसीबत बने हुए हैं। पाकिस्तान में कंगाली संकट के बीच अब चीन ने भी हाथ खड़े कर दिए हैं। मुश्किल वक्त में शी जिनपिंग ने पाकिस्तान का संकट बढ़ा दिया है। इस्लामाबाद से आई ये खबर के बाद चीन पाकिस्तान के रिश्ते बिगड़ने की बातें हो रही हैं। असल में जिनपिंग ने अरबों डॉलर के चीन पाकिस्तान इकोनॉमिक कॉरिडोर पर रोक लगा दी है। चीन ने कई दिक्कतों की बात करके प्रोजेक्ट पर आगे काम करने से मना कर दिया है। पीओके में प्रोजेक्ट रोकने के चाइनीज फैसले से पाकिस्तान को करारा झटका लगा है। चीन ने पाकिस्तान में चल रहे बिजली, पानी सहित कई और जरूरी प्रोजेक्ट्स रोकने का फैसला किया है। और अब देश पर गर्व करने वाली खबर। एशियन गेम्स में 13 साल बाद वुशु यानी कुंफू में भारत को सिल्वर मेडल मिला है। चीन की जमीन पर उसी के पारंपरिक खेल में ये खिताब जीतना आसान नहीं था, पर मेहनत और लगन के बूते मणिपुर की रोशी बीना ने ये मुकाम हासिल किया। एशियन गेम्स में भारत की बेटी ने बढ़ाया मान। चीन के घर में घुसकर दी बड़ी मात। वुशु में सिल्वर जीतकर रचा इतिहास। पर नेक्स्ट टाइम हम अच्छा से करेंगे और देश के लिए गोल हासिल करेंगे। चीन की जमीन पर उसके पारंपरिक खेल में सिल्वर जीतने वाली ये हैं भारत के मणिपुर की रहने वाली रोशी बीना। उन्होंने वुशु में भारत को 13 साल बाद सिल्वर मेडल दिलाया। बहुत अच्छा लगा, पर जैसे चाहता है पूरा सेटिस्फाई तो नहीं हुआ। पर नेक्स्ट टाइम हम अच्छा से करेंगे और देश के लिए गोल हासिल करेंगे। चीन के हांगझोउ में खेले जा रहे 19वें एशियाई खेल के 5वें दिन भारत के पदक का खाता वुशु में खुला। जिस खेल ने बहुत उतार चढ़ाव देखे, जो खेल के खिलाड़ी एक दबाव में कहें या फिर बहुत ही उतार चढ़ाव के बाद चीन में पहुंचे थे, लेकिन उस खेल में एक ऐतिहासिक सिल्वर मेडल हासिल हुआ है हमको। और चीन में आकर जो चाइनीज मार्शल आर्ट का ट्रेडिशनल गेम है उसमें आकर जो है वुशु में सिल्वर मेडल जीता है। मणिपुर में हिंसा के बीच एशियन गेम्स में हिस्सा लेना रोशी बीना के लिए आसान नहीं था। मणिपुर के सबसे प्रभावित इलाके बिष्णुपुर से रोशी बीना आती हैं, जहां एक और देश के लिए खेलने का गर्व उनके मन में था, वहीं दूसरी ओर परिवार की चिंता भी थी। कोई टेंशन रहती थी इस दिमाग में कि पीछे जो चीजें चल रही हैं फैमिली के बारे में? हाँ, टेंशन तो होता ही है, मतलब मणिपुर में ही हो रहा है, पर फैमिली को लेकर। हाँ, फैमिली को लेकर, मतलब वो लोग को कुछ गलती हो जाने से कभी कभी ऐसे। एशियन गेम्स के शुरू होते ही वीजा विवाद के चलते चीन ना आ पाने वाले अपने साथियों के लिए रोशी बीना ने दुख जताया और कहा अगर आज वो यहाँ होते तो मेडल जरूर जीतते। उन 3 साथियों को क्या संदेश देना चाहेंगी जो किसी वजह से यहाँ नहीं आ पाई, आप जिनके साथ ट्रेनिंग करती थी? क्या कहना चाहेंगे उनको? नेक्स्ट टाइम हम वो लोग को एक साथ, मतलब नेक्स्ट एशियन गेम्स में साथ मिलेगा, अच्छा से तीनों को भी आके अच्छा से परफॉर्म करेंगे। अगर वो लोग आने से, वो भी मेरा जो पार्टनर था वो भी मेडल लाना था, पूरा होप था सर लोग भी, पर नहीं आ पाया, इसलिए बहुत अच्छा नहीं लगा, वो लोग नहीं आ पाया। भारत की वुशु खिलाड़ी रोशी बीना का लगातार एशियाई खेल में दूसरा पदक है।
इससे पहले उन्होंने जकार्ता में 2018 खेलों में कांस्य पदक जीता था। बेसिकली रोशिबिना जो है टैलेंटेड लड़की है और लास्ट टाइम जो एशियन गेम्स 18 में हुई थी जकार्ता में, उसमें उस टाइम में हार्डली टचिंग 18 थी, तो उसमें भी इसने मेडल लाया। तो वो एक प्रॉमिसिंग उसने दिखा दिया कि शी इज़ अ प्रॉमिसिंग एथलीट और उसकी तैयारी चलती रही। बट अनफॉर्चुनेटली हमारा 2019 से हमारा कोई इवेंट नहीं हुआ ड्यू टू कोविड। इस बार ये पहली बार खेलने आई, मास्को गई थी पहले, बीच में उसमें गोल्ड लाया, तो ये पहला इवेंट था इसका। तो बट शी डिड वेरी वेल और उसने सिल्वर लाया, देश का नाम रोशन किया। कठिन परिस्थितियों और तनावपूर्ण माहौल के बीच रोशिबीना ने कभी हिम्मत नहीं हारी। लगातार मेहनत के साथ रोशिबीना ने अपना फोकस सिर्फ खेल पर रखा। यही वजह है कि आज रोशिबीना की आंखों में देश को गौरव देने की चमक साफ दिख रही है। 22 साल की रोशिबीना देवी ने भारत को 13 साल के बाद वुशु में सिल्वर मेडल दिलाया। रोशिबीना की पूरी कहानी कई संघर्षों से भरी है। साथ ही मणिपुर में जो भी हुआ उसका उस पर गहरा असर पड़ा, क्योंकि वो जहां से आती हैं वहां पर भी बहुत सी हिंसा देखी गई। वो रोशिबीना के लिए एक मुश्किल समय था, लेकिन उन्होंने हिम्मत रखी और लक्ष्य था कि वो एशियन गेम्स में आकर अपने देश के लिए मेडल जीत पाए। कैमरा पर्सन शंकर शर्मालिक के साथ किरण चोपड़ा, सी मीडिया, हंगझाऊ। Z News।